प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपको पुनः स्वागत है। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर पोस्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 46 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम पढ़ रहे थे द्रव्यमान केंद्र का या द्रव्यमान केंद्र स्थिति का इसका वेग और त्वरण रूप या रूपांतरण समीकरण। वेग व त्वरण समीकरण, ठीक है। वेग समीकरण तक हमने इसको स्टडी कर लिया था कि द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश का जो वेग समीकरण होता है वो क्या होता है, उसको हमने यहाँ तक कर लिया था। उसको मैं लिख रहा हूँ, क्या था ये आ गया था हमारे पास, ठीक है। ये द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश का वेलोसिटी इक्वेशंस है, वेग सदिश समीकरण है। द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश कहलाता है, ठीक है। या द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश का ये क्या है, इक्वेशंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए। अगर इसको ये समीकरण शायद 2 पढ़ा था हमारा, इक्वेशन नंबर है ये 2। तो समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। जो इक्वेशन 2 था उसका हमने टी के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया और डिफरेंशियल करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब आपको पता है कि डी बी ओवर डी टी क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी। एक तो बी वन बी टू है, तो वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, अलग अलग कणों के लिए। लेकिन डी बी ओवर डी टी क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। डी बी ओवर डी टी का मतलब होता है एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर अगर v1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a1, यहाँ v2 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, देखिए जरा। इसको हटा लीजिए, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हटा।
समीकरण 2 और समीकरण 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों ही द्रव्यमान केंद्र के वेग तथा त्वरण समीकरण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें समीकरण 2 और समीकरण 3। वेग सदिश तथा त्वरण सदिश को ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, अब ये जो समीकरण 2 है इसका थोड़ा सा यूज और करेंगे, उसके बाद ये आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देखिए, समीकरण 2 को दोबारा से यूज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस कैपिटल एम को दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए, ये जो नोट करने के बाद ना, इसको आप समीकरण 2 को आपको दोबारा लिखना है। ठीक है, इसको, लेकिन अब यहाँ पर समीकरण 2 नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखना है, इस पूरे इक्वेशन को आपको लिखना है। उसके बाद देखो इस एन को इधर लिख देता हूँ। ओके, ये आ गया। अब जरा देखिए, एम इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम, संवेग को। मास इंटू वेलोसिटी संवेग को व्यक्त करता है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड ऑफ मोमेंटम। देखिए, तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये कैपिटल एम क्या है, टोटल बॉडी का, होल बॉडी जो है, कंप्लीट बॉडी का मास है। ठीक है, ये उसका सेंटर मास का वेलोसिटी है। ये m1 एक कोई पहला पार्टिकल्स है, उसका मास ये है, उसकी वेलोसिटी, सारी चीज़ होगी। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसे लिख सकते हैं। इसको डालो समीकरण नंबर 4। अब इसको समीकरण 4 डाल दिया। चलो ठीक है, यदि कुल कोणीय संवेग P हो तब इन सभी को अगर जोड़ देंगे, सभी कणों के रेखीय संवेगों का हम जोड़ देंगे तो एक संवेग हमको मिलेगा। वो जो संवेग होगा वो उस पूरे पिंड का रेखीय संवेग होता है। ठीक है, तो
देखो जरा समीकरण 4 से क्या हुआ समीकरण 4 से एम बी सी एम बराबर, इसको डालो समीकरण नंबर 5, नोट करो इसको। देखो कुछ लाइनें मैं लिख रहा हूँ और वो लाइनें आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाद में पहले मैं लिख देता हूँ क्या है, देखिए स्पष्ट। ये पिंड पर लगने वाला बाह्य बल, पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 हो तब उस पिंड का रेखीय संवेग नियत होने के कारण, अगर रेखीय संवेग नियत हो जाएगा, देखो पहले ये लाइन समझो कि पिंड पर लगने वाला बाह्य बल, बल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बल हो गया है आपका 0। तो अब उस केस में होगा क्या कि जब बल 0 हो गया तो वो जो संवेग होता है वो कैसा हो जाता है, नियत हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, देखिए जरा ऐसे, ये फॉर्मूला होता है बल F बराबर क्या है, एम ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस m को, ये तो कांस्टेंट है तो इसको b के साथ लिख दो, और mb क्या होता है, dp, mb क्या होता है, संवेग, तो क्या हो जाएगा dp/dt, ठीक है। अब बल 0 है क्योंकि बाह्य बल का मान क्या है, 0 है, तो dp/dt क्या आ जाएगा, 0। dp बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर अगर आप समाकलन करेंगे p बराबर क्या आ जाएगा, नियता। इस पूरी चीज को ही उसने शब्दों में कह दिया यहाँ पर, यदि पिंड पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 हो तो उस पिंड का रेखीय संवेग नियत होने के कारण, रेखीय संवेग क्या है, नियत है, ठीक है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा दिया, मैं हटा देता हूँ मैं। ठीक है, रेखीय संवेग नियत होने के कारण, अब यहाँ पर आ जाओ कि अगर रेखीय संवेग नियत होगा तो द्रव्यमान तो पहले से नियत है, तो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग सदिश है या द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना था आपको, तो नियत होने के कारण
द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश भी नियत होगा, जो कि द्रव्यमान केंद्र का एक विशेष गुण होता है। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, जो कि द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का एक विशेष गुण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या स्टार्ट करते हैं, समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान बोल दीजिए, या द्विकणीय द्रव्यमान। ठीक है, समानीत द्रव्यमान या द्विकणीय द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है समानीत द्रव्यमान, देखिए। ये आपका डायग्राम है। क्या इस डायग्राम में क्या बताया गया, एक्स वाई जेड अक्ष वो मूल बिंदु है, एक कोई बॉडी है, दृढ़ पिंड है, और वो जो दृढ़ पिंड है केवल दो कणों से मिलकर बना हुआ है। इससे पहले जो डेरिवेशन हमने किए हैं इसी में सेकेंड यूनिट में, तो उसमें क्या बताया गया कि माना कोई दृढ़ पिंड है वो n कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसमें हम थ्योरी ये लिखा देते हैं। इसमें थ्योरी क्या है कि कोई भी दृढ़ पिंड है यहाँ पर दो कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2। दोनों के द्रव्यमान क्या है, m1 और m2। m1 और m2 द्रव्यमान का बिंदु मूल बिंदु O से जो स्थिति सदिश है वो ये है r1 है। r1 वेक्टर कहाँ पर है, m1 का, और r2 वेक्टर किसका, m2 का। अच्छा, m1 और m2 ये दोनों जो द्रव्यमान हैं, दोनों जो कण हैं वो बिंदु A और बिंदु B पर स्थित है। ठीक है, और एक दूसरे पर, हाँ, इनकी जो स्पेशल क्वालिटी यहाँ पर ये है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मास वाले, ये एक दूसरे पर ईच, ठीक है, ईच, तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस पार्टिकल टू दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल टू दिस पार्टिकल। ठीक है, एक दूसरे पर, ठीक है, ईच एनोदर, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, एक जो बल है उसको आरोपित कर रहे हैं। ये मेन फैक्ट है हमारा। ठीक है, तो इस क्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई निकाय
पिंड की जगह निकाय भी यूज कर सकते हो सिस्टम, ठीक है। माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना हुआ, माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान M1 व M2 तथा इनके मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर, मूल बिंदु से स्थिति सदिश, मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 व R2, ठीक है। M1 M2 हो गया, R1 R2 हो गया मूल बिंदु से, ठीक। ए और भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा ये जरूर लिखें, ये दोनों पर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब देखो ये जो M1 है वो M2 पर इधर की ओर बल आरोपित करेगा, और ये M2 है वो इधर की, यानी ये दोनों एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे वो दोनों बलों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब इसका फैक्ट क्या निकल जाएगा, F12 बराबर F-21, F12 बराबर माइनस F21। अब F12 क्या है और F21 क्या बोल दी, F12 M1 द्रव्यमान के कण द्वारा, M1 द्रव्यमान के कण द्वारा M2 द्रव्यमान पर लगाया गया बल, M2 द्रव्यमान पर लगाया गया बल, ठीक है। अब ऐसे ही M21 क्या हो जाएगा, M2 द्रव्यमान के द्वारा M1 द्रव्यमान पर लगाया गया बल। ठीक है, इसको लिख लेंगे, केवल M1 M2 चेंज होगा, बाकी थ्योरी सिंगल, नॉट कोलॉइडल। चलिए ठीक, देखिए चित्र को अभी नहीं साफ किया क्योंकि थोड़ा सा इसकी ज़रूरत और पड़ेगी। इसमें अब हम चित्र में जो त्रिभुज है ओ ए और बी, ओ ए बी में सदिश नियम लगाएंगे, लगाइए।
सदिश नियम से, ठीक है। क्या होगा सदिश नियम? ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, जानते हैं आप सदिश नियम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ओ ए बराबर प्लस ए बी बराबर ओ बी। वैल्यू रख दीजिए। ओ ए कितना है? R1, ए बी R12 और R2 ये हो गया ओ बी। ठीक है। R12 का मान निकालो यहाँ से, क्या जाएगा? R2 माइनस R1, इसको उधर ले गए, ठीक है। R12 का मान आएगा, समीकरण डालो इसको एक ही समीकरण पड़ेगा, अभी तो कोई समीकरण डाला ही नहीं, ठीक है। अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे क्या जाएगा? और कर लो इसको करने से। करिए एक बार फिर से हमको इसको क्या करना पड़ेगा? टी के सापेक्ष इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अवकलन, समाकलन नहीं, अवकलन है ना। क्या आ जाएगा? ये आ गया, 2 बार कर दिए, ठीक है। इसको डालो समीकरण नंबर 3। अब देखिए जरा, न्यूटन की गति का यहाँ पर दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। क्या होता है द्वितीय नियम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, और बी ऑलरेडी डी आर अपॉन डी टी होता है, तो ए बराबर क्या होता है? डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये यहाँ इसको डालो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम F12 और F21 के मान निकालेंगे, ठीक है। वो करते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है।